कभी सोचा है, एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने के लिए भारत आई थी, वो देखते ही देखते पूरे देश की शासक कैसे बन बैठी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। व्यापारियों से शासक बनने के उनके इस सफर ने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये जो तस्वीर है ना, ये कोई मामूली दस्तावेज पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। तारीख थी 12 अगस्त 1765। वो दिन जब मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। इसका मतलब एक ही झटके में कंपनी को सिर्फ व्यापार करने का ही नहीं, बल्कि बंगाल के विशाल खजाने यानी यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि शासक बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, एक कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, वो लाखों लोगों पर शासन करने की जिम्मेदारी आखिर कैसे निभा सकती है? क्या मुनाफा और लोगों का भला, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? यही वो टकराव था जो आने वाले दशकों में भारत का भविष्य तय करने वाला था। दीवान बनते ही कंपनी का एजेंडा बिल्कुल साफ था, पैसा और बहुत सारा पैसा। उन्हें अपनी फौज का, अपने अधिकारियों का, इन सब का बढ़ता हुआ खर्चों पूरा करना था। लेकिन अब उन्हें ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी। अब वो भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदने वाले थे। ये बदलाव बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। देखिए, पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना लाती थी और यहाँ सामान खरीदती थी, जिससे भारत में पैसा आता था। लेकिन अब वो बंगाल के किसानों से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से यहाँ के कारीगरों से सामान खरीदकर ब्रिटेन भेज देते। मतलब भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा था और बदले में वापस कुछ भी नहीं आ रहा था। ये एक ऐसी लूट थी जिसने बंगाल की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और इसके परिणाम बहुत भयानक थे। सोचिए, जब बाजार से पैसा ही गायब हो जाए तो क्या होगा? कारीगरों का माल बिकना बंद हो गया, किसानों के पास लगान चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे, और देखते ही देखते बंगाल की जो कभी एक अमीर अर्थव्यवस्था थी, वो एक गहरे संकट में डूबने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि कारीगर, जिन्हें अपनी मेहनत से बनाई चीजें कौड़ियों के दाम पर कंपनी को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था, वो अपने औजार छोड़कर गांव से भागने लगे। किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, उनकी जमीनें बंजर हो रही थीं। जो गांव कभी हंसते खेलते थे, वो वीरान होने लगे थे। और फिर इस आर्थिक तबाही के ऊपर आई एक कुदरती आफत। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। कंपनी की नीतियों ने लोगों को पहले ही कंगाल कर दिया था और अब भूख ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। जी हाँ, 1 करोड़। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। इस तबाही ने कंपनी को भी हिलाकर रख दिया। आखिर मरी हुई आबादी से टैक्स कौन वसूलता? उन्हें अपनी इनकम को सुरक्षित करने के लिए एक पक्के समाधान की जरूरत थी। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें हर साल एक तय आमदनी की गारंटी दे, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। और फिर वो लेकर आए स्थायी बंदोबस्त। इसमें जमींदारों से वसूला जाने वाला लगान हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि इससे उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और जमींदार भी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में जमीन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कागज पर तो ये योजना एकदम परफेक्ट लग रही थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? असल में दिक्कत ये थी कि ये पूरी योजना लंदन के दफ्तरों में बैठकर बनाई गई थी। इसका भारत की जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। और इस स्थायी समाधान ने किसानों और जमींदारों के लिए एक स्थायी मुसीबत खड़ी कर दी। हुआ ये कि ये व्यवस्था हर किसी के लिए एक आपदा बन गई। कंपनी के लिए लगान हमेशा के लिए तय हो गया, तो बाद में जब कीमतें बढ़ी तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। जमींदारों के लिए लगान इतना ज्यादा था कि वो उसे चुका ही नहीं पाते थे और अपनी जमीनें खो बैठते थे। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा पिसा वो किसान, जिस पर जमींदार अपना पूरा बोझ डाल देता था। जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त बुरी तरह फेल हो गया तो कंपनी ने सोचा, चलो भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ नया ट्राई करते हैं। उन्होंने नई नई प्रणालियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम लागू किए। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम आया, जिसमें कंपनी सीधे किसानों यानी रैयतों से लगान वसूलती थी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में महालवाड़ी सिस्टम अपनाया गया, जहां पूरे गांव यानी महाल से एक साथ लगान तय किया जाता था। लेकिन नाम बदलने से हकीकत कहां बदलती है? चाहे सिस्टम कोई भी हो, एक बात सब में एक जैसी थी, कंपनी का लालच। लगान की दरें इतनी ज्यादा रखी जाती थीं कि किसानों के लिए खेती करना नामुमकिन हो गया था। नतीजा फिर वही हुआ, किसान गांव छोड़कर भाग रहे थे और भारत की उपजाऊ जमीन बंजर हो रही थी।
जब जमीन से लगान निकालना मुश्किल होने लगा तो कंपनी ने मुनाफे का एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने महसूस किया कि भारत के गांव सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसलें भी उगा सकते हैं। इन दोनों कपड़ों की खूबसूरती देखिए, एक भारतीय कलमकारी प्रिंट है और दूसरा ब्रिटिश मॉरिस कॉटन प्रिंट। दोनों में एक बात कॉमन है, वो चटक नीला रंग। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा नीला राज छिपा है। ये रंग भारतीय नील के पौधे से आता था और इस रंग की कहानी असल में भारतीय किसानों के आंसुओं से लिखी गई थी। ब्रिटेन में चल रही थी औद्योगिक क्रांति। कपड़ों की मिलों को रंगाई के लिए नील चाहिए था और बहुत सारा नील चाहिए था। ये चार्ट देखिए कैसे कुछ ही सालों में भारत ब्रिटेन के लिए नील का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। 1810 तक ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाला करीब 95% नील भारत से ही जाता था। अब नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर खेती करवाते थे, जबकि रैयती सिस्टम में वे किसानों को अपनी ही जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। निज सिस्टम ज्यादा कामयाब हुआ नहीं। इसमें बहुत खर्च था और किसानों से लगातार झगड़े होते रहते थे। इसलिए 25% से भी कम जमीन पर इस तरह से खेती होती थी। असली शोषण का खेल तो रैयती सिस्टम में छिपा था। रैयती सिस्टम असल में एक जाल था। बागान मालिक किसानों को नील उगाने के लिए एडवांस में कर्ज देते, लेकिन जब फसल तैयार होती तो वे उसे बेहद कम कीमत पर खरीदते थे। कीमत इतनी कम होती थी कि किसान अपना कर्ज तक नहीं चुका पाता था और फिर अगली फसल के लिए उसे दोबारा कर्ज लेना पड़ता था। ये गुलामी का एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। आखिरकार सब्र का बांध टूटा। दमन और शोषण का ये सिलसिला एक बहुत बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मार्च 1859 बंगाल के हजारों किसानों ने एक साथ कह दिया, बस अब और नहीं, हम नील नहीं उगाएंगे। ये एक विद्रोह की शुरुआत थी जो जंगल की आग की तरह पूरे बंगाल में फैल गया। किसानों ने कसम खा ली कि वे अब ना तो कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों का कोई अत्याचार सहेंगे। पुरुष तलवारों और भालों से नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर रहे थे तो महिलाएं अपने रसोई के बर्तनों, पतीलों और बेलनों को ही हथियार बनाकर लड़ रही थीं। यह एक ऐसा जन विद्रोह था जिसमें पूरा का पूरा समाज एक साथ खड़ा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जब नीतियां सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के तराजू पर तौली जाती हैं, तो उसकी असली मानवीय कीमत कौन चुकाता है? बंगाल के किसानों ने अपनी जान और अपनी जमीन देकर इस सवाल का जवाब दिया था।